फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल हो या फिर अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, आने वाले हमारे सारे फ़ोन्स की डील में से ये एक ऐसा फ़ोन है जिसमें सारे प्रीमियम फीचर आपको मिलेंगे और ये पुराना इतना नहीं है कि आपको आउटडेटेड फील होने दे। तो ये वाला फ़ोन इस वाली सेल में लेना वर्थ इट है या नहीं, आइए जानते हैं। ये डिवाइस किन ऑडियंस के लिए है वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको हर फंक्शन को अच्छे से करा के देगा, चाहे वो फ़ोटोज़ खींचना हो, चाहे वो डिस्प्ले पे एंटरटेनमेंट कंजम्पशन हो, चाहे वो आपका वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो गेमिंग हो। ये सारे काम आपको अच्छे से करा के देगा। डिज़ाइन के लिए बात करें तो आपको एक पूरा रेक्टेंगुलर लुक मिलेगा जिसके अंदर मेटालिक टाइटेनियम फिनिश है। बिल्ड टाइटेनियम का है, पर ये प्रीमियम फील होने वाला मेटल पेंटेड में है। आगे और पीछे दोनों जगह कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर, डुअल ई सिम सपोर्ट भी मिलता है। मतलब आप एक ई सिम, एक नैनो सिम या दो ई सिम या दो नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी के लिए ये वाला फ़ोन हमारा बाकी के सैमसंग की गैलेक्सी फ़ोन की तरह ही जाना जाता है। ये IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्ट के साथ आता है। 1.5 मीटर तक आप इसको डुबा सकते हैं पानी के अंदर आधे घंटे के लिए। ये साफ़ पानी की बात हो रही है, ना कि क्लोरीन वाटर जो स्विमिंग पूल का होता है या सॉल्ट वाटर जो समंदर का होता है। वहाँ पे इसकी वारंटी वॉइड होने के चांस होते हैं। अगर आप बारिश में भीगते हैं या फिर ये फ़ोन जो है आपका कहीं बाल्टी में गिर जाए तो ये सेफ़ रहेगा। अब बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की। इसका सबसे बड़ा फ़ीचर है इसका S Pen। और जो इतने भी S Pen के जानकार हैं वो जानते हैं कि सैमसंग ने अपने गैलेक्सी लाइनअप में शुरू से टॉप एंड में स्टाइलस प्रोवाइड किया है जिसका मल्टीपल यूज़ है। इसको हम आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ये आपको डायनामिक LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि आपको दूसरे फ़ोन की तरह नॉर्मल फुल HD प्लस नहीं, आपको क्वाड HD प्लस की रेजोल्यूशन में मिलती है। मतलब 1440 बाय 3120 पिक्सल की जो पिक्सल डेंसिटी इसकी निकल के आती है 6.8 इंच स्क्रीन पे, वो आती है आपकी 505 पिक्सल पर इंच, जो कि बहुत हाई डेंसिटी स्क्रीन है, इसलिए आपको इस स्क्रीन पे क्लैरिटी मेंटेन मिलेगी। इसमें जो आपको सबसे बेस्ट फीचर इसका दिख जाएगा वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो आपका स्क्रीन रिफ्लेक्शंस को 70 to 80% रिड्यूस कर देगा। जो बाहर की आपकी सनलाइट होती है या कहीं ब्राइटली लिट कंडीशन होते हैं वहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शंस इतनी कम हो जाती हैं कि स्क्रीन बहुत क्लियर दिखती है। कंपैरिजन के लिए अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पास ये एक पुराना डिवाइस है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है, चाहे वो एक लाइट की हो, जैसे यहाँ पे मेरा आपको फेस दिख रहा है। ध्यान रखिएगा कि सैमसंग के जो खुद के स्क्रीन प्रोटेक्टर होते हैं वही एंटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। 2 का पैक आपको मिलेगा जिसमें एक पतली सी फिल्म आती है जो आपके बेसिक स्क्रैच रेजिस्टेंट वेयर एंड टेयर से बचाती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं-कहीं पे वेयर एंड टेयर हो चुका है। ऐसा मेरी पिछली स्क्रीन पे भी हुआ था, बट उससे स्क्रीन पे कोई डैमेज नहीं आया था। तो ये अपना काम बेसिक वाला पूरी अच्छी तरह से करती है, पर आपको अगर अच्छे और काफ़ी रफ़ यूज़ेज वाले कंडीशन में आप इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपके लिए टेम्पर या फिर एक मोटी स्क्रीन लेयर ज़रूरी है। अगर आप कोई और स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं तो वो आपकी जो एंटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है उसको टेम्परेरी रोक देगा। बात करते हैं इसके रेज़ोल्यूशन के लिए, तो रेज़ोल्यूशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलते हैं, आपके HD प्लस, फुल HD प्लस और क्वाड HD प्लस। इन तीनों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा हायर रेज़ोल्यूशन से थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है, कम रेज़ोल्यूशन से थोड़ी सी कम बैटरी यूज़ होती है, तो आप अपना बैलेंस व्यू कर सकते हैं। मेरे लिए फुल HD प्लस बेसिक काफ़ी अच्छे से कवर करता है, इसलिए मैंने इसको इस पे सेट करके छोड़ा हुआ है। ये हमारे S24 अल्ट्रा में एक म्यूरा इफ़ेक्ट करके प्रॉब्लम दिखाई देगी आपको, जिसमें आपकी बहुत लो ब्राइटनेस में कभी-कभी बहुत पर्टिकुलर कलर्स के बैकग्राउंड पे आपको वो ग्रीनी इफ़ेक्ट दिखाई देगा। ये वाली चीज़ मुझे खुद 2 महीने बाद जो है नोटिस में आई थी, जब बेसिकली मैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो में डिम कंडीशन में नॉवेल रीड करने की कोशिश कर रहा था, तब वो ग्रे कलर का बैकग्राउंड मुझे दिखाई दिया और वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ सेटिंग था कि आपको ये वाला प्रीमियम फ़ोन में एक ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर वो चीज़ उस कंडीशन में पर्टिकुलर थी और उसके बाद से कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कि मैंने इतनी कम ब्राइटनेस पे या उस ऐसे कलर में देखा हो। तो ये वाली प्रॉब्लम कभी देखने को उसके बाद मुझे नहीं मिली।
अगर है भी तो पता बिल्कुल नहीं चलता है। एक और इसमें प्रॉब्लम आती है जो कि इसकी कलर की विविडनेस की है, क्योंकि ये वाला कलर आपको वॉश्ड आउट फील होगा अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखोगे, कंपेयर टू इसके जो प्रीडिसेसर थे जिसमें बहुत अच्छी विविड पंची कलर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सॉफ्टवेयर के अपडेट्स के बाद आपको विविडनेस सेट करने के लिए यहाँ पे मिलता है, जिसमें आप एडवांस सेटिंग में जाके विविडनेस को और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको मिडिल में रख रखा है क्योंकि ज़्यादा करने पे कुछ ज़्यादा ही पॉप हो जाते हैं इसके कलर और नेचुरल से हट जाते हैं, लो करने पे वॉश्ड आउट फील होते हैं। तो क्या ये वाली चीज़ आपके लिए डील ब्रेकर है? नहीं, आपका जो ये डिवाइस है ये काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट का है। यहाँ पे सैमसंग ने इंश्योर किया है कि जो भी आपको ये वाली प्रॉब्लम दिखती है इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट्स दी जाएँ, जिसके चलते आपका जो डिस्प्ले है वो वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट आपको मिलेगा। ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी मेजर है, पर ये वाली चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से कोई फ़ोन डील ब्रेकर हो जाए और मैं इस डिवाइस को ना यूज़ कर पाऊँ। जहाँ तक बात है इसकी ग्राफिक्स की, ये सारे गेम आप देख सकते हो। मैंने अपने बैकअप के लिए यहाँ पे रख रखा है कि कभी सिस्टम मेरा पीसी एक्सेसिबल ना हो तो मैं इसमें प्ले कर सकता हूँ, और हेवी गेम से लेकर लाइट वेट गेम्स आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक भी गेम ऐसा नहीं मिलेगा जो इस डिवाइस के अंदर हीट अप होता हो और फिर लोअर ग्राफिक्स आ जाए या फिर फंसने लगे। ये आराम से सब झेल लेता है। इसके अंदर आपको काफ़ी गर्म लोकेशन पे, जहाँ पे आप हैवी एनवायरनमेंट में हो और ये कूल डाउन जल्दी नहीं हो पा रहा, वहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप मिलेगा, बट वो ऐसा नहीं फील होगा आपको कि लैग कर रहा है या खेल नहीं पा रहे हो। बिल्कुल स्मूथ चलता रहेगा फुल ग्राफिक्स पे, फुल रे ट्रेसिंग वगैरह सेटिंग भी ऑन करने के बाद। फिर हमने बात की कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड है, जो स्कोर लो ला रहा है। मेटल बॉडी है, अगर आप उस पर टच करके देखें कभी तो वो उतनी गर्म नहीं होती जितने बाकी डिवाइसेस होते हैं। इट स्टेज प्लेजेंटली कूल, एंड कभी कभी अगर जब गर्म होगी भी तो ऐसे वार्म गर्म होती है कि आराम से कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आराम से टच कर सकते हैं। तो इस मामले में ये डिवाइस उस प्रोसेसर के साथ अच्छे से ट्यून्ड है। सैमसंग ने इसको ऐसा बनाया है कि कोई भी पावर यूज़र इसको यूज़ करे तो उसके साथ ये दिक्कत ना आए कि फ़ोन शट डाउन हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, कंफर्टेबली पकड़ नहीं पा रहे हो, इसके अंदर कोई चीज़ फंस रही है। जो काम आपको करना है वो काम ये करके देगा, ऐसा सैमसंग इंश्योर करता है। इसीलिए ये डिवाइस पावर यूज़र्स के लिए ज़्यादा एम्ड है, जो अपने फ़ोन से बहुत हैवी यूजेज और हैवी काम करवाएं। जहाँ तक बात है आपके रैम की, इसमें आपको रैम मिल जाती है 12 GB, जो कि मैं बोलूँगा सफिशिएंट है, क्योंकि आपकी जो रैम है वो 6 GB तक आपके सिस्टम में, और जो स्पेशली सैमसंग के अंदर इतने सारे एआई प्रोसेसर्स चलाने वाले जितने भी ऐप्स हैं, जितनी भी सेटिंग्स हैं, बैकग्राउंड में चलने वाली चीज़ें, उसके लिए डेडिकेट हो जाती हैं। बची हुई 6 GB आपके खुद के फ़ोन के ऐप्स में जो आप रन करोगे उसके लिए अलॉट हो जाती है। तो आप कुछ भी चला लो इसके अंदर, वो कभी भी आपके रैम से बाहर नहीं जाता। बहुत रेयर के सिनेरियो जहाँ पे मैंने 40 ऐप्स खोल दिए होंगे, वहाँ पे 5 या 6 ऐप्स निकल गई होंगी बाहर। हाँ, माइंडेड की उसमें से एक ही हेवी गेम था, बाकी सारे नॉर्मल ऐप्स जैसे ये दिख रही हैं आपको। बट बाकी सारी चीज़ें इसके मेमोरी में हमेशा रहती हैं। यूजुअली मैं जो पावर यूज़र की तरह यूज़ करता हूँ तो 20 ऐप्स एट अ टाइम ओपन रहती हैं। मैं 2-2 3-3 हफ्ते में एक बार क्लियर दबाता हूँ, क्लियर ऑल हो जाए। बट उसके अलावा इसमें कभी रैम की मेरे को इशू नहीं है। अगर आपको भी रैम की कभी इशू फ्यूचर में आती है, वैसे ये सजेस्टेड तो नहीं है, बट ये रैम प्लस का ऑप्शन है जिसमें इसकी हाई स्पीड स्टोरेज, क्योंकि इसकी स्टोरेज अच्छी हाई स्पीड है, तो वो आपके लिए रैम का पोर्शन अलॉट कर देती है कि एक्स्ट्रा रैम बढ़ जाए। तक बात है स्टोरेज की, तो इसके अंदर आपको 3 तरह के स्टोरेज सेट्स मिल जाते हैं। बेस स्टार्ट होता है 256 GB से, इससे ऊपर आपको मिलता है 512 GB, देन उसके ऊपर आता है 1 TB। 1 TB वाली स्टोरेज डबल कॉस्ट करती है इंक्रीमेंट में, मतलब अगर आपके 10,000 रुपये आप देते हो 256 से 512 जाने के लिए, तो आप उसकी जगह 20,000 रुपये दोगे 512 से 1 TB जाने के लिए। तो मेरे सजेशन में 512 GB बहुत होती है किसी के लिए भी। मेरे लिए पर्सनली मेरे को ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये लिया है। अगर आप मेरे ऐप्स भी देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा 178 GB के ऐप्स हैं, जिसमें भी टॉप 274 ऐप्स में से रफली गेम्स की मेरी सबसे ज़्यादा जगह लेंगे। ये भी शॉर्ट हो गया हमारे लिए, देखो तो 40 GB, 32 GB, 22 GB, 7 GB, 6 GB, 6.8 का 7 ही है। तो मतलब यहाँ तक 5 ऐप्स हैं जो आपके रफली 100 GB, 40, 30, 70, 70, 22, आपका 90 प्लस, फिर ये 100 प्लस के ऊपर सिर्फ ये 5 गेम्स हैं। अगर वो भी मैं कम कर दूंगा तो फिर आपका 317 की जगह 217 GB स्टोरेज ऑक्यूपाइड आ जाएगी, विच इज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हो 60.75 GB की वीडियोस हैं, या इमेजेस आप देखोगे 31 GB की है। दिस इज़ बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं फ्लैगशिप फ़ोन लूँगा तो उसके कैमरे बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से मैं उसमें इतनी फ़ोटोज़ खींचूँगा, इतनी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि मेरे को स्टोरेज की ज़रूरत होगी। मुझे बार-बार भागना नहीं पड़ेगा। जैसे 128 GB के कुछ फ़ोन स्टार्ट होते हैं, तो वो फ़ोन आपको बाद में दिक्कत देने लगते हैं, और फिर उसको अपग्रेड करना हो तो उनके आपको अपग्रेड कैपेसिटी में आपको 10-10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं सिर्फ 256 जाने के लिए। यहाँ पे 256 GB आपको बेस मॉडल से ही मिलता है। अब बात करें इसकी
कार्ड स्लॉट के लिए अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है, बट आपको इसमें जो पोर्ट मिलता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट, वो 3.2 है। इसका मतलब ये फास्ट भी है, बट ये डिस्प्ले आउटपुट भी देता है। जो इसकी स्टोरेज है वो वैसे भी आपको UFS 4.0 मिलती है, जिसका मतलब ये काफ़ी फास्ट है, तो इसमें से स्टोरेज ट्रांसफ़र करना, आपको डेटा ट्रांसफ़र करना काफ़ी ईजिली आपका हो सकता है, काफ़ी फास्ट भी है। बात करते हैं इसके सेंसर्स की, तो इसमें आपको दुनिया जहान के सारे सेंसर मिल जाते हैं। जितने भी फ़ोन्स में आपको अभी आज के ज़माने में सेंसर मिल रहा है वो इस फ़ोन में भी है। ये फ़ोन इतना पुराना नहीं है जितना आप सोचते हैं कि पुराना फ़ोन है। इसमें आपको 6 ईयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी है 6 ईयर्स चलने की। ये फ़ोन आपको आराम से इतने फीचर्स के साथ आता है कि आपको 6 ईयर्स निकाल के देगा। 7 ईयर्स इसलिए नहीं क्योंकि 1 साल बीत चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे सेंसर्स की बात कर लें एक बार, तो सबसे बेस्ट सेंसर आपका जो डेली यूज़ होने वाला है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी सारे डिवाइसेस में इट इज़ ऑप्टिकल, हियर इट्स अल्ट्रासोनिक, मीनिंग इसमें लाइट नहीं जलती रहनी चाहिए और नीचे से कोई लाइट नहीं निकलती जिसकी वजह से आपका थंब पे पहले रोशनी पड़े फिर उसकी फ़ोटो ली जाए। इसलिए ये बहुत एक्यूरेट होता है। तो आपको बस इसको टच करना है, और क्योंकि इसकी पोजीशनिंग इतनी अच्छी है कि आप किसी भी शेप में इसको कहीं पे भी पकड़ के टच करो तो ये आपके लिए हमेशा अनलॉकेबल होता है। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के लिए, तो इसमें आपको अगेन वाईफाई 7 मिल जाता है जो कि काफ़ी एफिशिएंटली और काफ़ी फास्ट सपोर्ट के साथ है। ब्लूटूथ 5.3 है, NFC है, जो आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा अगर आप सैमसंग पे या गूगल पे यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं जिसमें NFC इनेबल्ड होता है टू पे डायरेक्टली फ्रॉम योर फ़ोन। एंड देन अगेन यू हैव द USB टाइप सी 3.2, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, स्पेशलिटी है ये इसकी। एंड देन इसका अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट, जिसमें मतलब आपकी जितनी भी कनेक्टिविटी के लिए आपके बैंड्स हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। मतलब कोई भी 5G बैंड ऐसा नहीं है जो कवर्ड ना हो। कोई भी सिम डालो, कोई भी जगह पे आप काम करो, अगर वहाँ पे 5G नेटवर्क आता है ये कैच करेगा। अब बात आती है यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की। अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो जो इसमें आपका डिवाइस है वो 5G तक सपोर्ट करता है, पर अगेन कीप इन माइंड कि आपका जो 5G होता है वो ज़्यादा बैटरी लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला डिवाइस बहुत बेकार है। ये 5G बहुत हाई स्पीड तक अच्छे से यूज़ करता है। मैंने इसमें अपनी वोडाफोन आइडिया वाली सिम यूज़ की है एंड वो बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर किसी को ये बोलना है कि वोडाफोन आइडिया बेकार है तो आपकी वाली सिम तो और अच्छी चलेगी। अब जहाँ तक बात आती है इसकी एस पेन की, तो एक बार उस पर नज़र मारते हैं। इसका जो एस पेन है वो एकदम बिंदास चलता है। आप उसको निकालो, ऑफ स्क्रीन राइटिंग इसकी होती है कि ऑफ स्क्रीन मेमोज तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नोट्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल आप मीटिंग में, सो मेरे लिए बहुत बेस्ट यूज़ के सिनेरियो है कि जब मैं मीटिंग में रहता हूँ, वन हैंड पेन एक्सटेंशन होता है, जो मैं आपको मेरे सबसे बेस्ट ये रहता है वन हैंड यूजेज में। मैं मीटिंग में हूँ, मैं इसमें इसको पुश करता हूँ, पेन पुल आउट करता हूँ, इसका ऑफ स्क्रीन नोटिंग स्टार्ट हो जाता है। देन आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग नोट्स। किसी को चाहिए कि डिलीवर करना है कुछ, ठीक है, तो वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। किसी को कुछ चाहिए तो वो नोट डाउन कर लेता हूँ। देन आई कीप ऑन राइटिंग दिस थिंग्स एंड व्हाट आई जस्ट डू आफ्टरवर्ड्स इज पुश द पेन इनसाइड एंड इट गेट्स सेव्ड। तो ये बहुत अच्छा फीचर है फॉर दोज पीपल जो ये डिवाइस अपने पावर यूज़ के लिए लेना चाहते हैं। नोट मेकिंग इज़ वन ऑफ दोज ऑप्शन जो उनके पास बेनिफिट में है। मेरा फ्रेंड है जो एक लॉयर है, उसके लिए डॉक्यूमेंट साइनिंग इज़ दी बेस्ट थिंग जो ये पेन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये क्योंकि नया S25 अल्ट्रा में हमारे पास फीचर नहीं है, ये सपोर्ट करता है विच इज़ कि हमारा एयर जेस्चर बटन के साथ अलग अलग आपके जेस्चर पॉइंटेड आउट होते हैं। आप उसकी हेल्प से इसमें अलग अलग जेस्चर कर सकते हो। तो इसके लिए आप जो है पहली चीज़ ये देख लेना कि मेक श्योर द एस पेन इज पैरेलल, आप पैरेलल में करोगे, ठीक है। इसके लिए आप अलग अलग जेस्चर यूज़ कर सकते हो टू मूव अराउंड। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो लोग कहते हैं कि है तो ये गिमिक, बट मैं बताता हूँ पर्सनली, जिसके पास ज़्यादा लोग अगर आपके आसपास ना हो या कोई अवेलेबल ना हो फोटो खींचने के लिए, आप अगर अकेले हो या फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ हो, तो ये आपके लिए एक जो है ब्लेसिंग है, क्योंकि ये चीज़ आप बस ऐसे निकालो, हाथ में पकड़ो, फ़ोन को कहीं भी स्टेबल ऐसे स्टैंड कर दो और बस जाके अपना फ़ोटो खींचो एंड आपकी फ़ोटो बहुत सुंदर खिंच जाएगी, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, दी क्लैरिटी एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स कम बैक टू दी कनेक्शंस एंड एस पेन। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके एस पेन का यहाँ जेस्चर आपको होता है वो ऑन करना पड़ता है, जिसके बाद ही वो कनेक्ट रहेगा। बैटरी सेव करनी है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका अगर रीस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे खुद ही आ जाता है कि डिसकनेक्टेड, एयर एक्शन नॉट अवेलेबल। इसके लिए आपको ये पेन अंदर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कनेक्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सी, तो यहाँ पे ये आपका पेन कनेक्ट हो जाएगा। देन वंस वी गेट टू अदर थिंग्स विच इज़ बैटरी, तो वो एक काफ़ी डिबेटेबल एरिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसकी बैटरी 5000 mAh की है, नॉट दैट बिग, इवन अगर लास्ट ईयर आप कंपेयर करोगे, बट इसकी जो बैटरी है वो आपको आराम से पूरे दिन भर का यूजेज देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत लाइट वेट यूजेज करता हूँ, कुछ लोग के लिए मीडियम है।
आप कैसे यूज़र हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस तरह के इसके फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, किस तरह के इसके हार्डवेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं और किस तरह की आप ऐप यूज़ कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में क्या-क्या यूज़ होता है? आपका कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है कि आप डेटा पे हो या आप वाई-फाई पे हो। आप उसमें कोई रील देख रहे हो तो उसके लिए आपकी ऑडियो यूज़ होती है, आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो या इसके स्पीकर से कनेक्टेड हो। देन आप जो है डिस्प्ले पे सारी चीज़ें देख रहे हो तो आपका डिस्प्ले कितनी ब्राइटनेस पे है, कितने रिफ्रेश रेट पे है, कितनी रेज़ोल्यूशन पे है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप अगर कोई और चीज़ देख रहे हो जिसमें आप रीडेबिलिटी कर रहे हो, क्रोम पे नॉर्मल रीड कर रहे हो, ऑफलाइन अपना कोई कंटेंट देख रहे हो, तो सारी चीज़ें मिला-जुला के अलग-अलग होती हैं। मेरे केस सिनेरियो में मैं अगर घर से सुबह चार्ज करके निकलता हूँ 8 बजे और फिर उसके बाद लेके ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन होगा, ब्लूटूथ ऑन होगा जो कनेक्टेड होगा नेक बैंड से और जीपीएस ऑन होगा जब भी मैं ऐप्स यूज़ कर रहा हूँगा जिसमें जीपीएस की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बताऊँगा कि कैसे वो ऑटोमैटिक सेट होता है। तो ये चीज़ आपके मिल-जुल के डेटा और आपकी पावर सब कुछ कंज़्यूम करता है। मोबाइल नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी मेट्रो में जाते वक़्त आपकी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग आती है। जहाँ लो रहेगा वहाँ पे ये ज़्यादा पावर लगाएगा ताकि नेटवर्क ला सके। जहाँ पे अच्छे से रहेगा वहाँ पे स्मूथ फ्लो होगा। इसीलिए जो मेरा पहले सजेशन था कि अगर आप 5G यूज़ कर रहे हो तो 5G के बैंड आपको अच्छे खासे मिलते हैं। नेटवर्क स्पीड इसमें मैंने 300 एमबीपीएस तक लेते हुए देखा है इसको। पर वो आपको हर जगह नहीं मिलता है। जितनी बार ये स्विच ऑन, स्विच ऑफ करेगा 4G, 5G के बीच में उतना ज़्यादा इसकी बैटरी जाएगी। 4G में आपको सफिशिएंट स्पीड मिलती है 20 से 40 एमबीपीएस बहुत होती है। आप 4K वीडियो तक स्ट्रीम कर सकते हो, तो टेंशन क्यों लेने का। 4G पे आप रन करो इसको क्या सारे फ़ोन के लिए रन करो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। आप आराम से अपनी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बचा पाओगे। और जहाँ तक बात आती है इसके यूसेज की, अगर आप नॉर्मल ऐप्स यूज़ कर रहे हो जिसमें ज़्यादा डेटा नहीं यूज़ होता, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी मांगा रीडिंग ऐप है, उसमें ज़्यादा बैटरी वो यूज़ करनी नहीं करता, जितनी स्क्रीन पे आ रही चीज़ है वो लेके जाता है। उसके समय अगर मैं गाने नहीं सुन रहा हूँ, ब्लूटूथ ऑफ है, डेटा ऑफ है, ऑफलाइन में यूज़ कर रहा हूँ, तो ना के बराबर बैटरी यूज़ होगी। 1 घंटे में 1% यूज़ होती है, जो कि बहुत ही कम बैटरी यूसेज है। और वहीं पे अगर मोबाइल डेटा वो चल रहा होगा तो वो हो सकता है 5% तक भी यूज़ हो जाए। नाम आ जाएगा इसके ऊपर इसकी वजह से, बट तब भी ये जो डिवाइस है वो उसको हैंडल कर लेगा। आप ऑटोमेशन कैसे लगाते हो? आप परफॉर्मेंस मोड आपने क्या कर रखा है? फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास परफॉर्मेंस सेट करने का ऑप्शन होता है कि आप इसको लाइट वेट परफॉर्मेंस चाहते हो इससे कि बैटरी लाइफ ज़्यादा हो और कूलिंग ज़्यादा हो और प्रोसेसिंग स्पीड इसको थोड़ी-सी कम कर देता है। मैं बता रहा हूँ आपको इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होने के बाद भी आजकल के काफ़ी सारे फ़ोनों से आगे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो स्नैपड्रैगन 8 वाले सीरीज़ में चल रहे हैं, नहीं। बाकी सारे जितने भी आपके फ़ोन आपको मिलते हैं, उन सबसे तेज़ चलता है। ये बहुत अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज़्ड फ़ोन है। सैमसंग ने इसमें मेहनत की है इसके सॉफ्टवेयर पे, इसीलिए ये इतना अच्छा परफॉर्म करता है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल में ये फुल स्पीड पे अपने अनलॉक पे चलता है, लाइट पे थोड़ा-सा कम होके चलता है, बट मेरे को आज तक फ़र्क नहीं समझ में आया क्योंकि मेरे जो यूसेज है उसमें रैम के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, उसमें आपके स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं आई कि प्रोसेसिंग में दिक्कत आई। और हाँ, अगर आप गेम खेलते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग ऑफ हो जाती है उतने टाइम के लिए और आपके फुल लोड पे चलता है। इसीलिए गेम खेलते वक़्त ही मेरे को जब चाहिए होती है फुल पावर तब ये देता है, उसके अलावा नहीं। अब बात आती है आपकी रिफ्रेश रेट की। 120 हर्ट्ज़ पे एकदम मक्खन चलेगा ये फ़ोन। मैंने इसमें चेक किया, पहले मैं इसको 120 हर्ट्ज़ पे ही रखता था। अब मैंने इसको 60 हर्ट्ज़ पे रखना चालू किया है। डिफ़रेंस शायद नहीं, इतना कोई डिफ़रेंस मुझे दिखा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिफ़रेंस आया होगा तो आधे घंटे, 1 घंटे का होगा। दैट इज़ ओनली व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑन। स्क्रीन ऑफ में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा फ़ोन कभी-कभी ज़्यादा देर तक स्क्रीन ऑफ रहता है, कभी-कभी मैं इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करता हूँ। इसीलिए कोई मेरे को ऐसे ख़ास वेरिएबल दिखा नहीं। अगर आप चाहते हैं तो अपने इसको फ़ोन को 120 हर्ट्ज़ पे रख सकते हैं, पर अगर आपके स्क्रीन को ज़्यादा चलाने वाला काम है तो आप 60 हर्ट्ज़ पे करके बैटरी थोड़ी-सी बचा सकते हैं। पर 120 हर्ट्ज़ जिनको यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे, ये उनके ऊपर है और आप फुल यूज़ करिए। परफॉर्मेंस मोड की बात हो गई, रिफ्रेश रेट की बात हो गई, आपके यूसेज की बात हो गई, कितनी देर तक चलना है उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। ये फ़ोन लोडेड है आपके एआई फीचर्स से, सॉफ्टवेयर से और आपके एप्लीकेशन से। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके फ़ोन के अंदर फीचर्स हैं, वो सारे के सारे बैकग्राउंड में रन करते हैं। आप उनका फ़ायदा खुद भी उठा सकते हो। उनमें से एक फ़ायदा है ये डेली ऑटोमेशन के लिए मोड्स एंड रूटीन्स। इसमें मैंने ये कुछ रूटीन बना रखे हैं, फॉर एग्जांपल ऑटो लोकेशन। जैसे ही मैं ये वाले ऐप्स यूज़ करूँगा, तो आपका फ़ोन जो है अपने आप लोकेशन ऑन कर देगा और जिस स्टेटस से ऑन किया था, मतलब अगर ऑन था तो ऑन ही रहने देगा, अगर ऑफ था तो ऑफ ले जाएगा, ऑन होने के बाद। तो फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई लोकेशन ऑन नहीं है, ठीक है? मैंने यहाँ पे अभी क्या कहते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग ऐप खोलता हूँ लेट्स से एसबीआई, ठीक है? अब थोड़ी देर में देखोगे यहाँ पे ऊपर एक लोकेशन का मार्कर स्टार्ट हो जाएगा, जो इस बात से टैग्ड है कि यहाँ पे मेरे को लोकेशन यूज़ करनी है इस ऐप पे। ये आपके पास नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगी, ऑटो लोकेशन इज़ रनिंग। इससे पहले ये ऑफ था, अभी ऑन है। तो इसका मतलब ये जिस स्टेट से हुआ था, जिस कंडीशन से इस ऑन पे आया है, उसी पे वापस ले जाएगा। इसका मतलब वापस ऑफ। ये ऑटोमेशन का सेटिंग है। ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग मुझे लगी जो सैमसंग के अंदर मिलती है और इसको मैंने सेट किया है, नॉट गोइंग टू लाई, बट एप्पल की सेटिंग होती है जिसमें अगर बंदा सब कुछ ऑफ करके सो रहा है, सुबह उठेगा, एक बार स्क्रीन टच करेगा,
उसके बाद अपने आप ही उसके नेटवर्क्स ऑन हो जाते हैं। मैंने उसी को ही कॉपी करके इतने सारी अपनी सेटिंग्स बनाई हैं, जिसमें वाईफाई का जो नेटवर्क है, जब मैं कनेक्टेड रहूँगा वाईफाई से तो डेटा ऑफ रहेगा, अगर वो डिस्कनेक्टेड है या फिर नॉट कनेक्टेड है तो मोबाइल डेटा अपने आप ऑन हो जाएगा। यहाँ पे एक और है कि नेटवर्क ऑफ, जिसमें कि आपका जितने भी मेरे सोने के टाइम पे नेटवर्क है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप ऑफ हो जाते हैं, जिसमें है वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, लोकेशन, हॉटस्पॉट। इनमें से कोई भी चीज़ अगर ऑन होगी तो 4 बजे सुबह की ऑफ जाएगी। ऐसे मैंने इसके मल्टीपल बना रखे हैं, जिसमें आप अगर देखोगे तो सबसे पहला ये रात को 12:30 बजे शुरू होता है, इसीलिए मेरे को सोने के लिए, जैसे ऑफिस जाना होता है तो आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है, ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग मेजर है जो मैंने खुद के लिए लगा रखा है। इसमें आपकी और भी सेटिंग आती है, जैसे कि पावर सेविंग। पावर सेविंग में क्या है कि अगर बैटरी 15% नीचे है तो ऑन हो जाएगा, जब तक 60 के ऊपर नहीं जाएगी तो ऑन ही रहेगा। ताकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप चार्जर से निकाल के आप चल देते हो पर बैटरी इतनी चार्ज नहीं होती, तो तब भी पावर सेवर में ही रहेगा कि बैटरी बचा के रखें। क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी में कहीं निकल रहे हो तो आई एम श्योर कि आप बैटरी बचाना चाहोगे जितनी देर तक और हो सके। अब बात करते हैं इसकी एक और सेटिंग की, जो कि साउंड मोड है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है आप अपने फ़ोन को ऑफ करके, डेटा ऑफ करके, नेटवर्क ऑफ करके तो सोते हो, पर साइलेंट पे भी कर देते हो। ये आईफ़ोन वालों के साथ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने स्लाइडर का स्विच ऑन ऑफ करके छोड़ देते हैं। सुबह-सुबह उनको फ़ोन आते हैं, कुछ भी आता है, उनको नहीं सुनाई देता। मैंने सेटिंग उसी के बिहाफ़ पे लगाई है कि भाई मेरा अगर कोई भी सेटिंग लगी हो, चाहे वो रिंगटोन हो, चाहे नोटिफ़िकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी ये सारी चीज़ें इस लेवल पे आ जानी चाहिए दोबारा सुबह के 7 बजे। उसके बाद अगर कोई भी फ़ोन आता है, कुछ भी आता है, तो सुबह 6:45, 7 भी नहीं, तो मेरा फ़ोन कभी साइलेंट मोड पे नहीं रहेगा, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि रात को आप कभी-कभी आपका होता है कि आपके नोटिफ़िकेशन या कुछ भी आ रहा होता है, तो आप एक बार को वाइब्रेशन मोड पे या साइलेंट मोड पे डाल देते हो और फिर भूल जाते हो और सुबह आपको कोई कॉल करता है तो आप सोते रह जाते हो। देन उसके बाद इसकी बात करें ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की, मैंने कोई यूज़ नहीं किया, मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है। जब भी मेरे को दिक्कत होती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पे डबल टैप कर देता हूँ, टाइम देख लेता हूँ, डबल टैप करके ऑफ, बस। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का शौक नहीं है। आपको है तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर मिल जाएँगे, आपको इसके अंदर थर्ड पार्टी कस्टमाइज़ेशन भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन मिल जाएँगी। आप उनको यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आप यूज़ करोगे तो एक चीज़ याद रखना, बैटरी बैकअप सबसे ज़्यादा ड्रेन यहीं से होता है, बेमतलब वाले टाइम। मीनिंग कोई सेंस नहीं है, पर वो तब भी ड्रेन होता रहेगा। ये सारी चीज़ें थी हमारे बैटरी से रिलेटेड। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं रखते हो, आपकी बैटरी अच्छी होगी, अगर आप रखते हो तो बैटरी थोड़ी-सी कम अच्छी होगी। दिन भर पूरा निकाल के दे देगा। मैं सुबह इसको लेके जब जाता हूँ, नेटवर्क में सारा यूज़ करता हूँ, ऑफ़िस में जाता हूँ, वाईफ़ाई कनेक्ट होता है, फिर इसके अंदर सारे ऐप्स, व्हाट्सएप वगैरह चालू होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह अगर आपको देखना हो, सोशल मीडिया को मेरे को चेक करना पड़ता है, बीइंग सोशल मीडिया मैनेजर, तो उसमें मेरे को ये सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं और मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर नहीं अगर नहीं तो मैं इसको कॉलिंग वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ और लैपटॉप में बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। अगर बात की जाए इसके बैटरी लाइफ़ टाइम की, मुझे आराम से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये निकाल के दे देता है। अगर मैं इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज़ करूँ, मतलब अगर मैं ऐसी ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ जो ज़्यादा बैटरी नहीं खाती, फॉर एग्ज़ाम्पल मांगा रीडिंग ऐप जैसे मैंने बताया या वो सब चीज़ें, तो मुझे 10 घंटे भी दे देता है कभी-कभी। पर 5 घंटे मेरा नॉर्मल टाइम है जो मेरे को ये मिलता है सारे कॉम्बिनेशन में, बिना कोई जगह पे कंजूसी किए हुए। और अगर 60 हर्ट्ज़ मैंने रखा है तो मुझे शायद 5.5 या 6 घंटे तक ये पहुँच रहा है आराम से। इस सारी कंडीशन में अगर मैं डेटा ऑफ रखता हूँ, ब्लूटूथ ऑफ रखता हूँ, जिसकी मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर मैं तब भी ज़बरदस्ती कान में ईयरफ़ोन लगा के बैठा रहता हूँ, तो जो इससे कनेक्टेड रहता है, तो हाँ, बैटरी तो ऑब्वियसली जाएगी आपकी धीरे करके। जब मैं ट्रैवल करता हूँ, जीपीएस ऑन रहता है, वो भी ऑफ कर दूँगा तो और बचती है। घर आते-आते मेरे पास 40 से 30% बैटरी होती है, उसको भी मैं रात को यूज़ कर लेता हूँ, तो सोते समय 20 से 10% के बीच में रहती है, आराम से लगाया, सुबह चार्ज मिलेगा, अगेन साइकिल रिपीट्स। तो मेरे लिए 5 दिन का बैटरी बैकअप इतना सेंस नहीं बनता, आराम से 5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा और पूरा दिन चल जाए। अगर मैं इसको आइडल पे छोड़ दूँगा, फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगा, तो ये फ़ोन आराम से 2 दिन पार कर लेगा, 2 डेज़ प्लस। अगर आप आइडल पे छोड़ते हो, तब स्क्रीन ऑन टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे होगा, जिसमें 1 आवर आपका नॉर्मल निकलेगा और 48 आवर्स आपके स्क्रीन ऑफ आइडल टाइम में। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, वन यूआई 7। फ़ोन में आने में टाइम लिया इसने, मैंने तो 6 महीने तक अपडेट भी नहीं किया था, पर जब आया है तो मैंने इसको अपडेट किया आफ्टर रिसीविंग इट फॉर 4 मंथ्स लेटर, एंड उसके बाद इवन 4 मंथ्स लेटर आफ्टर दैट आई अपडेटेड इट। सो 8 महीने बाद मैंने इसको अपडेट किया टोटल, जब तक ये रोल आउट हुआ। सॉफ्टवेयर खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या वन यूआई 6.1 बेटर था? शायद हाँ, ये आपके पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करेगा। मुझे वन यूआई 6.1 थोड़ा-सा डिफरेंट, वाइब्रेंट लगता था, ये थोड़ा-सा बाकी सारे फ़ोन स्टाइल के डिज़ाइन पे जाता है, इसीलिए इतना ख़ास नहीं लगा, बट बुरा भी नहीं है। ये ज़्यादातर आपके सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ जो थी, सैमसंग S25 अल्ट्रा, उसके लिए बना है, तो आपको उसके हिसाब से ही आपको इसके अंदर कस्टमाइज़ेशन के वो मिलते हैं। डिज़ाइन स्टाइल भी देखोगे तो आप देखो इसका जो कर्व है, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके जो कर्व्स हैं वो भी ज़्यादा अब क्रिस्प नहीं है, बिकॉज़ नया वाला फ़ोन आपका ज़्यादा कर्व है, जिसकी वजह से अगेन उसने आइडेंटिटी अपनी लूज़ कर दी। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। 7 ईयर का सपोर्ट टोटल था, 1 ईयर हैज़ गॉन, 6 ईयर्स रिमेनिंग, 6 क्या 5.5 रिमेनिंग।
क्या ये फ़ोन वर्थ इट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इसके अंदर इतना अच्छा हार्डवेयर है कि आप आराम से इसको अपने 3-4 साल और चला लो। 70,000 का फ़ोन लेने के बाद लोग आज भी 2-3 साल में चेंज कर ले रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो इसको एक्चुअल में 5 साल के ऊपर घिसना चाह रहे हैं। ये उनमें से एक है। आपके साथ ये हमेशा बना रहेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरास की, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है मेरे लिए। क्या ये सबसे बेस्ट कैमरास हैं मार्केट के? नहीं। इससे ऊपर आपके पिक्सल आ जाते हैं। वीवो का X200 तो किंग है। आपके आईफोन्स भी इससे बेटर फोटोज़ कभी-कभी ला के दे देंगे आपको, नॉट ऑलवेज़ बट कभी-कभी। वीडियोज़ इससे बेटर खींचने वाले और भी लोग हैं। तो क्या ये बेकार कैमरा है? जी नहीं। इस फ़ोन से जो क्वालिटी आती है, जो आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा, जो रिज़ल्ट फाइनल आएगा प्रोसेसिंग के बाद, वो एक नंबर का होगा। आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं फ़ील 4119 इमेजेस हैं एंड 218 वीडियोज़ हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी ये देख के हैरान होंगे। मैंने इसको 1 साल में तब भर दिया, क्योंकि मैंने खुद अपने पिछले 5 साल में जब से मैंने स्मार्टफ़ोन्स अच्छे से ओन किए हैं, जिनमें कैमरा कैपेबिलिटी थी अच्छी वाली, टोटल मिला के भी इतनी फ़ोटोज़ नहीं खींची हैं, जितनी इसमें मैंने खींच डाली 1 साल के अंदर। अगर आप देखना चाहो तो इसके अंदर जो क्वालिटी आती है वो ज़बरदस्त है। एक नंबर आपको फ़ोटोज़ मिलती हैं। ये मूविंग इमेजेस हैं कुछ-कुछ, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी। सारी की सारी टॉप नॉच फ़ोटोज़ आती हैं इसके अंदर। अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स पे जाते हैं तो आपके पास 5 ज़ूम लेवल्स हैं, ठीक है? जिसमें 1, 2 तो आप 1 तो आपका नॉर्मल कैमरे से है, 2, 3 पे आपके टेलीफ़ोटो एक काम करता है, 5 पे दूसरा वाला काम करता है। ध्यान रखिएगा जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो आप अच्छे से लें, उसमें आप जो है यहाँ से ब्लर एडजस्ट कर सकते हो। मैं 3 या 4 में यूज़ करता हूँ। पर सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आपने फ़ोटो अगर खींच ली है तो उसके बाद भी आप उसमें से जाके ब्लर हटा सकते हो, जिससे नॉर्मल फ़ोटो लगेगी, या वापस बढ़ा सकते हो। अगर आपका फ़ोटो में सब्जेक्ट जो आगे होना चाहिए वो ब्लर हो गया पीछे वाले की जगह, तब वापस उल्टा कर सकते हो, तो ठीक हो जाएगा। ये सब फीचर आपके फ़ोन को एक अच्छा कंपनसेटर बनाता है आपकी गलतियों के लिए या आपके इल एक्सपीरियंस के लिए, जो सबके पास नहीं होता। फ़ोटोग्राफ़ी एक स्किल होती है, आप ये फ़ोन हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, चाहे आईफ़ोन हो, किसी एक स्किल्ड बंदे के हाथ में देंगे, वो आपको ज़बरदस्त फ़ोटोज़ निकाल के देगा। जलने की बात नहीं है, आप उसके द्वारा सीख सकते हैं, पर ये फ़ोन आपको कम से कम उसके लेवल पे मैच करा देगा। इसके बाद बात आती है इसके ज़ूम की। सब लोग जानते हैं इसके अंदर जो काफ़ी बड़ा-बड़ा ज़ूम आता है, उसमें 1 पे तो ये नॉर्मल से लेता है, 2 और 3 इसके टेलीफ़ोटो एक काम करता है, 5 पे ये अपने मेजर 50 मेगापिक्सल के टेलीफ़ोटो से वर्क करता है, जो डिजिटली ज़ूम कर लेता है और अच्छी खासी विजुअल क्वालिटी देता है 10x पे भी। मतलब उसमें 10x ऑप्टिकल वाला जो पिछले साल का था और इस बार का जो है उसमें इतना डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। बात आती है 30 और 100 की, तब ये बहुत डिजिटली क्रॉप करता है, व्हिच इज़ नॉट दैट गुड, बट इससे आपका काम इतना चल जाता है कि कोई भी डिटेल होती है वो फ़ोटो खींचने के बाद उसको एआई से एनहांस कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं प्लेटफ़ॉर्म्स पे रहता हूँ, दूर तक ट्रेन की मेरे को डिटेल देखनी होती है, या मैं कहीं दूर खड़ा हूँ, मुझे किसी शॉप का बैनर देखना होता है, मैं कुछ नहीं करता बस इसको ज़ूम करता हूँ, मैं वहाँ की फ़ोटो लेता हूँ, या फिर ये देखने-देखने में मुझे पता चल जाता है, या फिर ये आपको फ़ोटो क्लियर करके दे देता है, तो मैं खड़े-खड़े डिटेल पढ़ लेता हूँ। अब बात आती है इसकी अल्ट्रा वाइड की। अल्ट्रा वाइड काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल के देगा। बहुत हाई क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करना जितने हमारे कैमरा फ़ोन्स आते हैं उनकी तरह, बट इतनी अच्छी एक्सपेक्ट करना कि आप उसको वॉलपेपर बना सकते हो। फ्रंट कैमरा मुझे लगा नहीं था पर बहुत अच्छा है। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। मैंने कभी आज तक जितने भी फ्रंट कैमरा से फ़ोटो खींचे थे वो खोल के नहीं देखे थे। पर जब मैंने खोल के देखे तो मुझे पता चला कि वाओ! दे आर वे बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। एक-एक आपका हेयर, एक-एक आपके स्किन के टेक्सचर सब क्लियर आते हैं। कलर भी आपका बहुत अच्छे से वेल बैलेंस रहता है। कलर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो नेचुरल स्किन टोन है वो रिटेन होगी। आप आराम से अपनी ओरिजिनल फ़ोटो ले सकते हो। बाद में चाहें तो एडिट कर लो। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में अगेन ये टॉप नॉच है। 8K तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट है इसमें, 30 एफपीएस तक, 4K की ये 60 एफपीएस तक नॉर्मल करता है, 120 एफपीएस में आपके स्लो मो देता है, 1080p में ये 60 एफपीएस अगेन मार्क किया जाता है, 240 एफपीएस स्लो मो देता है। सेल्फी वाला भी आपको अगर व्लॉगिंग करनी है तो 4K 60 एफपीएस तक सपोर्ट है, और कम से कम आप 1080p 30 एफपीएस तक जा सकते हो। अब बात करते हैं सैमसंग डेक्स की। सैमसंग अपने डेक्स प्रोग्राम को काफ़ी टाइम से चला रहा है, और सैमसंग डेक्स आपका एक ऐसा बेनिफिशियल चीज़ है जो आपने कभी यूज़ ना किया हो, तो मे बी आप उसकी आदत डाल सकते हैं। सैमसंग डेक्स में आपका जो ये फ़ोन है ये एक सिस्टम बन जाएगा। आप इसको टाइप सी केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डिस्प्ले सपोर्ट हो टू एनी मॉनिटर और टीवी जिसमें टाइप सी प्लग हो, या फिर आप एक ये सिंपल सा डोंगल ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप जो है उसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स डाल सकते हैं, जिसमें एक एचडीएमआई आउटपुट भी हो। जैसा हमने पहले बात की थी, 3.2 सपोर्ट होने से इसमें डिस्प्ले आउटपुट कैपेबिलिटी है, उससे आप जो है इसका डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, बट इसका सैमसंग डेक्स इसको एक कंप्यूटर में बदल देगा, जिसके बाद आप इसको किसी भी एंड्रॉइड जो क्रोम बुक्स आते हैं उनकी तरह आप यूज़ कर पाओगे। बेसिक सारे काम कर लेगा, गेमिंग भी कर सकता है ये आपका जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का सपोर्ट है तो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले ऐप्स, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, या फिर अगर वो नहीं है तो आपके गूगल के जितने ऐप्स हैं सिमिलर काउंटर पार्ट, उनको आपको चला के दे देगा। माउस कीबोर्ड ब्लूटूथ है तो इससे कनेक्ट हो जाएंगे, माउस कीबोर्ड ब्लूटूथ से आप करो। अगर आपके पास नहीं है, वायर्ड है, तो जैसे मैंने डोंगल वाला आपको फीचर बताया, आप डोंगल के अंदर वायर डाल सकते हो, उसमें मल्टीपल इनपुट पोर्ट्स होते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है तो ये ट्रैक पैड भी बन जाता है, जैसा कि आपने देखा। अब बात करते हैं इसके डेक्स फीचर की, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा काफ़ी सपोर्ट आ रहा था मोटोरोला की तरफ से भी कि हमारे पास भी सिमिलर फीचर है, बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। देन अगेन आई सेड पावर यूज़र के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि वो लोग जो हैं अपने फ़ोन को ऐसा यूज़ करना चाहते हैं जैसे वो एक सिस्टम यूज़ कर रहे हों। ये फ़ोन में इतनी कैपेबिलिटी है तो उसको अलग तरह से चलाने का ये जिगरा भी रखता है। मेरे साथ यही होता है कि मैं वो अपना डोंगल लेके हर जगह रहता हूँ। बाय चांस अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लैपटॉप या लैपटॉप मेरा ऑक्यूपाइड है, तो मैं इसको कभी-कभी यूज़ कर लेता हूँ। मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप लोग के लिए यूज़ सिनेरियो पे पड़ेगा कि आपको इसको काम में लाना है या नहीं। बात करते हैं इसमें एक्सेसरीज़ की। अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरे पास थर्ड पार्टी एक्सेसरीज़ हैं जो केस कवर्स हैं। ये मेरा 900 रुपीज़ का सेल में रिंग के कवर है। काफ़ी अच्छा कवर है, ग्रिप अच्छी है इसके अंदर। इसके अंदर बैग भी बहुत अच्छा है। ये काफ़ी पतला कवर है पर इसमें बहुत सॉलिड बिल्ड है। मतलब अगर ये जब फ़ोन के अंदर रहता है तो इट इज़ लिटरली अ ब्रिक, कि कोई ईंट उठा के मार दे तो आपको वैसे ही फ़ील आएगा। इसके अंदर यहाँ पे आपको 2 स्ट्रैप पोर्ट मिलते हैं और ये अभी रिसेंटली परचेज़ मेरा अमेज़न सोलिनो ब्रांड का रेड केस है जिसमें अंदर से ही वेलवेट टच है। ये भी आप देख सकते हो कि ये भी थोड़ा-सा गिरा था, इसका पेंट चिप हो गया है, बट दोनों ही केस अच्छे से रोबस्ट बिल्ड है। यहाँ पे आपने पहले देखा होगा काफ़ी देर से कि एक स्ट्रैप लगी है। ये मेरी सोनी साइबर शॉट की स्ट्रैप है जो मैंने इसमें लगा रखी है, क्योंकि मेरे पास हमेशा से मेरे को प्रैक्टिस थी साइबर शॉट पकड़ने की, कि ऐसे पकड़ के कैमरे की तरह यूज़ करने की या फिर सेफली रखने की, कि अगर कभी भी गिरता है तो इसमें फँसा रहता है। ये फ़ोन सेफ्टी माँगता है, आपके लिए महँगा फ़ोन है, आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इस फ़ोन को आप जितना सेफ रखोगे उतना बेटर। इसको क्या, आप सारे फ़ोन को सेफ रखो उतना बेटर, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट की अगर बात करें तो इस फ़ोन की बहुत कम होती है कंपेयर टू एन आईफ़ोन। उसमें आपके फ़ोन के आधा प्राइस खा जाएँगे, इसमें आपको बस 15,000 रुपए इसके आपके डिस्प्ले के लगते हैं या शायद ग्लास लगते हैं, और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डिस्प्ले के भी लगते हैं। आई डोंट नो व्हिच वन इज़ व्हिच। कोई कुछ तो है कि मतलब आप सिर्फ़ अंदर-अंदर की डिस्प्ले भी चेंज करा सकते हो और बाहर-बाहर का ग्लास। यहाँ पे आपने पीस देखा होगा कि एक पीस निकला हुआ है, ये मैंने स्किन चढ़ाई थी, इसका मैंने एक छोटा-सा पीस निकाल लिया, आप इस पे टेप भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मार्क है, ये मार्क पेंट जो ग्रे कलर का इसके ऊपर हुआ है टाइटेनियम के ऊपर, वो निकला है इसकी वजह से। तो मतलब अगर आप ऐसा केस या ऐसा कुछ यूज़ करते हैं जिससे इस पे वेयर एंड टियर होगा तो इसका पेंट निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेडिट यूज़र है, उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है। उसके केस की वजह से उसका जो फ़ोन है वो पेंट हट चुका है और ये परमानेंट होता है, ये रिपेयरेबल नहीं है। आप पहले से ही अपने फ़ोन को बचा के रखेंगे तो उसकी वैल्यू बाद में ज़्यादा रहेगी। अनलेस आप उस फ़ोन को खुद यूज़ करेंगे, बट खुद भी यूज़ करने के लिए तो भाई कभी-कभी निकाल के सुंदर लगना चाहिए। तो आप आराम से 100-150 रुपए के आते हैं स्किन, वो ले लो या फिर मार्केट से किसी से लगवा लो। क्लियर चाहिए तो क्लियर वाले मिलते हैं। अब बात आती है तीसरी एक्सेसरी की, जो कि यहाँ पे एक लेंस कवर है। मैंने ये वाला लेंस कवर फैबकी का लिया था। ये वाले लेंस कवर ने बहुत अच्छे से क्वालिटी अपनी रिटेन की है। ऑलमोस्ट पता नहीं चलता कि इसके ऊपर कुछ कवरिंग है, तो जो पिक्चर क्वालिटीज़ होती हैं बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है, और ये बहुत अच्छा प्रीमियम लुक भी देते हैं इसको। आप देख सकते हो थोड़े से मोटे होते हैं, किसी-किसी केस में हल्के से फँसते हैं पर एकदम फिटिंग के आते हैं, मतलब बिल्कुल जगह नहीं बचती कि धूल भी अंदर जा सके। तो इस पे ऐसे सस्ते से फ़िल्म भी चढ़ा सकते हो, ₹100 के 2 आ जाते हैं ये। ये आपको जो है मिल जाएगा मार्केट में, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये इस पे चढ़ा लो तो आप कम से कम पीछे ग्लास प्रोटेक्टेड रहती है। मैंने अभी तक इस पे लगा रखे थे, तो मेरे जितने भी ग्लास हैं वो प्रोटेक्टेड था। अब इस पे देख पा रहे होगे कि अभी थोड़े से यहाँ पे आपको निशान देखने को मिल रहा है। मैं जिसको करने का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओके स्क्रीन के जैसे ही इसका गोरिल्ला आर्मर है तो वो रिटेन करके रखता है अपनी क्वालिटी। तो ये इतने हल्के में लेने वाली चीज़ भी नहीं है, बट हाँ जितना आप इसका ख्याल रखोगे उतना ज़्यादा ये चल पाएगा। तो मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहली चीज़, इस फ़ोन को जो खरीदता है वो या तो ऐसा पर्सन है जो पहली बार फ्लैगशिप लेने वाला है, या तो ऐसा पर्सन है जो पहली बार एंड्रॉइड लेने वाला है, या फिर उसको बस शौक है फ़ोन कलेक्ट करने का। अगर आप पहले 2 किसी केस में से हो, तो आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत सोचा-समझा पैसा है आपका, जो आप कहीं पे भी ऐसे नहीं डाल सकते, इसलिए आपने ये फ़ोन चूज़ किया। तो आप इसको अगर फ्यूचर के लिए यूज़ करते हो या फ्यूचर में बेचते हो या फिर फ्यूचर में कुछ भी करते हो तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके खर्चे कम से कम हों। अगर आप तीसरे टाइप के पर्सन हो तो आपको वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, कलेक्टर्स वही होते हैं जिनका बहुत पैसा होता है, गो फॉर दिस इज़ अ वेरी सुंदर फ़ोन, आपके पास ये पक्का होना चाहिए आपके कलेक्शन। देन आती है बात इसकी कंपैरिज़न की, आईफ़ोन से कंपेयर करें। आईफ़ोन 17 ऑब्वियसली इससे बहुत अच्छा है, आईफ़ोन 16 डिबेटेबल है, आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बेटर हैं इससे, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग की कंडीशन, और कुछ चीज़ें इससे बेकार हैं, जैसे कि एंड्रॉयड होना। तो इसके अंदर आपको कस्टमाइज़ेशन मिल जाएगी, इसके अंदर आपको पेन फैसिलिटी मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उसके अंदर आप दुखी होके रह सकते हो। पर सबकी अपनी पसंद होती है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा आईफ़ोन किसी भी हाल में बेकार होता है, पर वो मेरे हिसाब से ये फ़ोन ज़्यादा बेटर है आईफ़ोन के कंपैरेटिवली। उस फ़ोन के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 128 जीबी से आपके कुछ-कुछ मॉडल स्टार्ट होते हैं, गिवन कि आप कौन-सा वाला चूज़ करने जा रहे हो, और अगर आप 128 लेते हो तो आपकी स्टोरेज जल्दी भर जाएगी। तो आप याद रखना 256 जीबी से स्टार्ट हो, जिसके लिए 10,000 रुपीज़ शायद एक्स्ट्रा होते हैं बेस मॉडल से। अब बात करते हैं इसकी कंपैरिज़न इसके किसी और एंड्रॉइड भाइयों से, तो ये फ़ोन, काफ़ी सारे फ़ोन्स अब ऐसे आ चुके हैं आज के ज़माने में 1 साल के बाद, कि वो इससे बेटर निकल जाते हैं। कोई इससे कैमरा में बेटर होगा, कोई इससे डिज़ाइन में बेटर होगा, नहीं डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने वर्ड्स काट दिए।
कोई इससे कैमरा बेटर होगा, कोई इससे कनेक्टिविटी से बेटर होगा, कोई इससे बैटरी लाइफ बेटर होगा, कोई सॉफ्टवेयर में बेटर होगा। पर आप कोई फ़ोन इसके सामने रख दो, कोई भी यूज़र को सामने ले आओ, वो ये आपको ये बोल सकता है कि मेरे पास ये चीज़ अच्छी है, मेरा फ़ोन ज़्यादा अच्छा इस चीज़ में है, उस चीज़ में है। तो आप उसको बाकी 3-4 चीज़ें गिना सकते हो जिसमें उसका फ़ोन आपके फ़ोन से बेकार हो। तो क्या निकल के आती बात, ये ऑलराउंडर होने की वजह से इसके अंदर ये फीचर है कि आपके पास सारी चीज़ें अच्छी हैं, बेस्ट नहीं है तो इतनी अच्छी हैं कि दूसरे को खराब दिखा सकते। ऑफ़र की बात की जाए तो आपका अमेज़न की जो सेल है यहाँ पे ऑफ़र आपको दिखा रहा है 71 के आसपास, एंड ये कार्ड ऑफ़र के बिना है क्योंकि आप बैंक ऑफ़र वाले जितने भी ऑप्शन है उसमें स्टार देख सकते हो। इस वाले पे कोई नहीं दिखा रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पे ऑफ़र आएंगे, बट अगर ये इतनी लो प्राइस पे आ रहा है तो हो सकता है ऑफ़र ना भी हो। बट जैसा भी केस है, ईएमआई का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब तो आपके पास डेबिट कार्ड से भी ईएमआई अवेलेबल है किसी किसी प्रोडक्ट्स पे। बाकी सेल जब ओपन होगी तब आप देख सकते हो, जो आपको बेस्ट सूटेबल रहे आप उससे इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर आप पावर यूज़र नहीं हैं, जो किसी एक चीज़ की तरफ देख रहे हैं, जो सिर्फ बैटरी चाहते हैं, कैमरा चाहते हैं, या फिर सिर्फ आपका क्या कहते हैं प्रोसेसर पावर, गेमिंग, उस सब के लिए एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन है मार्केट में। आप इसको मत खरीदना, पैसे वेस्ट मत करो, उनकी तरफ जाओ जो आपके यूज़ के लिए बने। ये एक ऑलराउंडर फ़ोन है, मेरे जैसे पावर यूज़र्स के लिए है। आप भी वैसे हो तो बिल्कुल ले सकते हो इसको, ये सारे काम अच्छे से करके देगा और आपको फ्यूचर प्रूफ रखेगा। इस फ़ोन का डिज़ाइन सबसे यूनिक है मार्केट में, क्योंकि अब S25 अल्ट्रा जो इसका सक्सेसर है उसमें भी डिज़ाइन चेंज हो गए हैं, तो भी नॉर्मल दूसरे फ़ोन की तरह दिखने लगे हैं। ये इसकी यूनिक बात है। इसके पुराने मॉडल्स भी जो रेक्टेंगल थे वो भी अच्छे प्रीमियम दिखते थे, पर ये वाला फ्लैट स्क्रीन होने की वजह से आपको सबसे बेस्ट देता है स्क्रीन, जिसमें आपका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी अच्छे से रोक देता है। तो आपको ये फ़ोन अगर पसंद है, आपके पास पैसे हैं, आपके ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, आपके पास यूजेज आपको समझ नहीं आ रही, तो ये वीडियो से आपको हेल्प मिल गई होंगी। इसके बाद आप अपना पर्सनलाइज़्ड डिसीजन सही से ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ मिस हो गया है मेरे से इस वीडियो में, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में चीज़ें ऐड कर दूँगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि इसमें मैंने नहीं बताई, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। हमारे जितने भी फेलो सैमसंग गैलेक्सी फैमिली के यूज़र्स हैं, उनने बहुत सारे दुख देखे हैं, उनका आप रेडिट थ्रेड फॉलो कर सकते हो। और अगर आप जो है उनके दुख से ऊपर निकल चुके हो कि मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता या मेरे को पास तो ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप वो शेयर कर सकते हो हमारे नए मेंबर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। ताड़ी मार हंस दे, ताड़ी मार हंस दे, दुनियादारी च जो तराश बन दे, अपने ते रख विश्वास कर दे।